हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हाल ही में मैंने एक नई सीरीज़ को एक्सप्लेन किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यंग बॉय को एक ऐसा प्राचीन पॉट मिलता है जिसके अंदर से एक वेपन स्पिरिट बाहर निकलता है और वो आत्मा उसकी कल्टीवेशन में मदद करेगी ताकि वो एक ऐसी ट्रेजर हंट की जर्नी पे निकल जाए जहाँ की रोचक कहानियाँ आपको एंटरटेन करें। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से स्पिरिट एल्डर ने यहाँ पे फैंग की मदद की होती है उसे ये सिखाने में कि तलिस्मान को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है ताकि वो एक तरह से वेपन को रिफाइन कर सके। यहाँ पे जीत और मेहनत करने के बाद आखिरकार जो फैंग होता है वो उस तलिस्मान को ड्रॉ कर लेता है, जिसे देखते ही सेक्ट एल्डर को ये विश्वास नहीं होता कि फैंग ने इससे पहले कभी भी वेपन को रिफाइन नहीं किया है, क्योंकि एल्डर को किसी भी पहलू से उस तलिस्मान में एक भी गलती नहीं नजर आ रही थी। जिसपे एल्डर को ये लगता है कि हो सकता है कि फैंग के जो माता पिता होंगे वो एक वेपन रिफाइनर रहे होंगे या तलिस्मान मेकर होंगे। जिसपे फैंग उन्हें बताता है कि इसके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि 13 साल की जब उसकी उम्र थी तो उसके माता पिता मॉन्स्टर को हंट करने के लिए एक घने जंगल में गए थे। तब से वो आज तक वापस नहीं आए हैं और अपनी विरासत में उन्होंने सिर्फ मेरे लिए इस जिंजुई को छोड़ा है। अब यहाँ जिंजुई का नाम सुनते ही एल्डर उसे कहता है कि इसीलिए तुम इतने कंफ्यूज्ड हो और अपनी कल्टीवेशन के इतने लोएस्ट लेवल पे हो। अब ये सुनते ही फैंग को यहाँ गुस्सा आता है और फिर से वो उस एल्डर के पॉट को लेते ही उससे कहता है कि मैं अभी के अभी इस पॉट को अपना मूत्र विसर्जन पॉट बना दूंगा। जिसपे एल्डर ये कहते हुए कि आजकल के यंग पीपल से डील करना काफी मुश्किल है। यहाँ पे वो फैंग के साथ एक डील करते हैं कि अगर फैंग को वो कल्टीवेट करने की प्रैक्टिस में मदद करेगा और उसे अपनी कल्टीवेशन में उसके गोल्डन एक्लिजर रेल्म तक पहुंचा देगा, साथ ही वो उसकी ड्रीम गर्ल शुई लिंगर को भी पाने में उसकी मदद करेगा, तो इसके बदले में एल्डर को बस ये चाहिए कि फैंग उसकी बॉडीज को वापस से रिशेप करने में मदद करे। मतलब कि एल्डर के स्पिरिट को एक नई बॉडी की तलाश होती है। आगे वो फिर से सुई का रूप धारण करते हुए यहाँ पे फैंग को लेवल्स के बारे में बताने लगता है कि अगर वो पहले स्टेज यानी कि 5 कलर स्टोन, दूसरे मून जेली ग्रास और तीसरे गोल्डन कुकम्बर के स्टेजेस को पार करता है तो वो गोल्डन एक्लेजर के 3rd लेवल पे पहुंच जाएगा। और इस लेवल तक जो भी कल्टीवेटर पहुंचता है वो किसी भी स्पिरिट को एक बॉडी रिफाइन करके दे सकता है। अब यहाँ दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो कि अपने स्वप्न सुंदरी के मुंह से एक बुढ़े आदमी की आवाज निकलता देख उसे डिस्गस्ट फीलिंग हो रहा था और वो जल्द ही उस एल्डर को रोकने के लिए उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। अब यहाँ उनके बीच जैसे ही डील तय होती है कि स्पिरिचुअल एनर्जी हम आसमान में जाता हुआ देखते हैं और वापस से एल्डर अपने रूप में आते ही यहाँ साथ में काम करना शुरू कर देते हैं। अब हमें यहाँ दूसरी तरफ उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि वीही की सीनियर सिस्टर होती है और यहाँ वो ये सोच रही होती है कि अच्छा है कि अभी वीही उसके साथ नहीं है, वरना अगर वो उसके साथ रहती तो उसका दिमाग खा जाती, ये कहते हुए कि उसे प्रैक्टिस करने के लिए वापस से उस माउंटेन में फिर से जाना है। ये तभी यहाँ फिर से चेंज होता है और हमें वापस से फैंग और एल्डर को दिखाया जाता है। इन्हें देख के हमें लगता है कि वो यहाँ धमाकेदार फाइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन यहाँ वो हम सभी की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए रॉक पेपर सीजर का गेम खेलने लगते हैं और इस गेम के पहले राउंड में ही यहाँ फैंग हार जाता है। लेकिन यहाँ फैंग एल्डर को ये पट्टी पढ़ाते हुए कहता है कि वो ही जीता है, क्योंकि एल्डर पुराने जमाने से आए हैं और काफी आउटडेटेड हो चुके हैं, इसीलिए उनको इस गेम के नए रूल्स के बारे में पता नहीं है और नए रूल के हिसाब से इस गेम में सबसे ज्यादा पावरफुल पेपर को माना जाता है, ना कि सीजर को। जिसपे एल्डर उसे पूछते हैं तो फिर स्टोन का क्या होता है, तो यहाँ पे फैंग उन्हें भी उल्टी पट्टी पढ़ाने लगता है कि जो स्टोन्स होते हैं वो स्पिरिचुअल स्टोन्स का काम करते हैं और सीजर जो है वो मैजिकल वेपन की तरह काम करते हैं और मैजिकल वेपन तो स्पिरिचुअल स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए इन दोनों में सबसे ज्यादा पावरफुल पेपर यानी कि क्लोथ हुआ, इसीलिए मैं जीत गया हूँ इस गेम को। इस पे एल्डर यहाँ पे फूट फूट के रोने लगते हैं, ये कहते हुए कि मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो आखिर मैं इस गेम में कैसे हार गया। अब यहाँ फैंग उनसे कहता है कि यहाँ रोने से कुछ नहीं होगा, शर्त मुताबिक आपको मुझे प्रीशियस एक्लेजर बनाने के रेसिपीज को सिखाना होगा। जिसपे एल्डर उसे कहते हैं कि सबसे पहले मुझे फायर स्कॉर्पियन का ब्लड लाकर दो, तभी मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। इस पे वो दोनों तय करते हैं कि वो किसी एंशिएंट केव के अंदर जाएंगे। जिसपे एल्डर उसे कहते हैं कि तुम इस तरह से उस एंशिएंट केव में नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन का जो लेवल है इससे यही साबित होता है कि अगर तुम्हारे पास 2-3 भी मामूली से मैजिकल वेपन भी रहे और उसे चुराने के लिए अगर तुम पे कोई अटैक करता है तो तुम्हारी जिस कल्टीवेशन की लेवल है इससे तुम वापस से उन पे अटैक नहीं कर पाओगे, ना ही तुम अपने आप को बचा सकते हो और तुम्हें उस जगह पे पहुंचने के लिए एटलीस्ट 4th लेवल ऑफ डिवाइन रिल्म को पार करना होगा। जिसपे यहाँ निराश होते हुए फैंग उससे कहता है कि मेरी कल्टीवेशन के जो स्पीड है उस लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे लगता है कि 1 साल लग जाएगा। जिसपे एल्डर उसे ये कहते हुए मोटिवेट करते हैं कि तुम पहले स्लो प्रैक्टिस किया करते थे, लेकिन अब की बार मैं तुम्हारे पास हूँ और मैं तुम्हें गाइड करूंगा, और जबकि मेरे जैसा महान तिलिस्मान मेकर तुम्हें सिखा रहा है जिसके पास तुम्हें प्रैक्टिस करवाने के लिए रेडीमेड ट्रेनिंग प्लान है।
तुम्हें बस ये करना है कि अभी के लिए इस तरह के ढेर सारे फायरबॉल तलिस्मान्स बना लो, जिसके बाद तुम इन्हें मार्केट में अच्छी प्राइस पे सेल कर सकते हो। लेकिन यहाँ फैंग एल्डर के इस प्लान पे सहमत नहीं होता, क्योंकि स्कॉर्पियन ब्लड पाना काफी ज्यादा रेयर और एक्सपेंसिव हो सकता है और फैंग इसमें अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता था। लेकिन एल्डर के ये कहती ही कि एक बार स्कॉर्पियन ब्लड हाथ लग जाए फिर तुम अपनी कल्टीवेशन की स्पीड काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। आगे एल्डर फैंग को एक ऐसी जगह पता बताता है जहां वो उन सारी चीजों को खरीद सकता है जिससे वो स्कॉर्पियन से अट्रैक्ट हो सके। अब अगले सीन में हम फैंग को उसी मार्केट की तरफ जाता देखते हैं। अब एल्डर के कहे मुताबिक वो उसी पैविलियन ट्रेजर में जाता है जहाँ पे वो उसी चीजों को मांगता है जिससे वो स्कॉर्पियन से अट्रैक्ट हो सके। लेकिन जिन इंग्रेडिएंट्स की उनने मांग की थी वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, इसीलिए वो जो सेलर होता है वो फैंग से पूछता है, जिसपे वो सेलर उससे कहने लगता है कि रातों रात क्या तुम्हें कोई खजाना हाथ लगा है जिससे तुम इतनी महंगी महंगी चीजें यहाँ पे खरीदने के लिए आए हो। जिसके जवाब में फैंग उन्हीं तलिस्मान्स को दिखाता है जो कि उसने रात भर प्रैक्टिस करके बनाई हैं। अब यहाँ सेलर को लगता है कि वो तलिस्मान फेक्स है, इसीलिए वो उन तलिस्मान को लेने से मना कर देता है। जिसपे फैंग के ये कहते हैं कि जब तक आप इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे इसकी काबिलियत का आपको पता नहीं चलेगा। वो लोग एक प्रैक्टिस रूम में जाते हैं जहाँ कई सारे स्टैचूज रखे होते हैं। फैंग अब उन्हीं तलिस्मान्स के जरिए उन स्टैचू पे अटैक करता है और एक ही तलिस्मान के अटैक से हम देखते हैं कि वो सारे स्टैचूज वहाँ रेजा रेजा हो जाते हैं। अब आगे इस अचंभित नज़ारे को देखते ही सेलर उससे इम्प्रेस हो जाता है और यहाँ फैंग से डील तय कर बैठता है। अब आगे हम सेलर को देखते हैं जो कि अब फैंग को कुछ ज्यादा ही मस्का लगा रहा होता है और उससे पूछता है कि तुम अगली बार यहाँ खरीदारी करने कब आ रहे हो। जिसपे फैंग उसे ये पूछते ही कि उसे टाइगर ग्रास कहाँ मिल सकते हैं, वहाँ से चला जाता है। अब आगे उसी ट्रेजर पैविलियन में वहाँ पे वी ही आती है जो कि उसी सेलर से पूछती है कि यहाँ पर एक अकड़ू सा बंदा आया था और वो कहाँ गया है इसके बारे में वो उसका पता पूछती है। जिसपे वो सेलर उसे बताता है कि वो कहाँ गया है इसके बारे में तो उसे नहीं पता, लेकिन उस बंदे ने उसे हाई क्वालिटी के विंड टेलिस्मान्स बेचे हैं। साथ ही वो उससे टाइगर ग्रास के बारे में पूछ रहा था। अब इतनी जानकारी लेने के बाद वी भी वहाँ से निकल जाती है फैंग को ढूंढने के लिए। अब अगले सीन में हमें यहाँ फैंग और एल्डर को दिखाया जाता है जो उन्हीं सारी सामग्रियों का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि वो स्कॉर्पियंस को अट्रैक्ट कर सके। यहाँ एल्डर फैंग को कंजूस कहते हुए डांट रहे होते हैं क्योंकि फैंग ने काफी कम टाइगर ग्रास लाए होते हैं। जिसपे फैंग एल्डर से पूछ रहा होता है कि स्कॉर्पियंस तो कार्निवोरस होते हैं, तो आखिर वो इस जैसे मामूली घास फूस से कैसे अट्रैक्ट हो सकते हैं। आगे कई सारे वो टाइगर ग्रास जलाने के बावजूद भी वहाँ पे एक भी स्कॉर्पियन नजर नहीं आता। जिसपे फैंग सोचने लगता है कि कहीं उस सेलर ने उसे ठग तो नहीं दिया और कोई फेक सामग्री तो नहीं दे दी है जिसका असर नहीं हो रहा है। कि तभी एल्डर स्कॉर्पियंस के खासियतों को बताने लगते हैं कि वो कैसे होते हैं और क्या खाना पसंद करते हैं। साथ ही उनका जो मीट होता है वो काफी फ्रेग्रेंस होता है। कि अचानक से हम तभी देखते हैं कि एक स्कॉर्पियन उसी जलती हुई आग की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है, जिसे देखते ही ये लोग छुप जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो आग के पास स्कॉर्पियन आगे बढ़ता है ये लोग उस पर अटैक करते हैं और उसे मार गिराते हैं। लेकिन हम तभी देखते हैं कि जैसे ही एक स्कॉर्पियन वहाँ पे मारा जाता है वहाँ पे कई सारे तादाद में और भी ज्यादा स्कॉर्पियंस आ जाते हैं और इसी के साथ गाइस वो पूरी जगह स्कॉर्पियन से भर जाती है और यहीं पे हमारे इस एपिसोड का एंड होता है। सो गाइज आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ ये नई सीरीज़ आप लोगों को पसंद आ रही है नहीं ये भी मुझे कमेंट करें।